Hi there, we are again before you to learn idioms and phrases. We are going to learn for a long time. ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ कि आपको हमेशा याद रहेंगे। तो हम आज के पार्ट 4 में फिर आपके सामने हैं। दिस इज़ एम रहमान एंड आई वेलकम यू to our ऐसे classes of English language to strengthen your vocabulary for all types of your competitive examination of English। आइए शुरू करते हैं लर्निंग को। अगर आप आज पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरे स्टूडेंट्स को इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें ताकि उनका टाइम भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाए किसी भी वर्ड को लर्न करने में, किसी भी मीनिंग, इडियम और फ्रेज को लर्न करने में। तो यहाँ पर हम लेते हैं 37 पर हैव अ वेल ऑफ टाइम। हैव अ वेल ऑफ टाइम का मीनिंग होता है टू एन्जॉय एज मच एज यू कैन। एज मच एज यू कैन, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं टू एन्जॉय वेरी मच। तो हमने मीनिंग लिखा, हैव यहाँ पर वर्ब है तो हम इसको वर्ब की जगह पर यूज़ करेंगे। अब सवाल है कि इसको याद कैसे रखें कि हमें क्विकली लर्न हो जाए और ऐसा लर्न हो कि कभी हम भूल ना पाएँ। तो जो व्हेल मछली है वो बहुत बड़े शेप एंड साइज़ की होती है। तो ऐसा मान लीजिए कि हमें किसी चीज़ को एंजॉय करने के लिए व्हेल जैसा टाइम मिला। हमें मान लीजिए कि गार्डन पसंद है, ऐसा गार्डन मिला कि हम कितना भागें, कूदें, खेलें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ वास्ट गार्डन आपके पास है, लॉन्ग टाइम प्लेइंग के लिए आपके पास है, एन्जॉयमेंट के लिए लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम आपके पास है। तो इसको हम यूज़ कैसे करेंगे अपने टाइम में? तो आप कहेंगे वी हैव अ वेल ऑफ टाइम सिंगिंग एंड डांसिंग। तो इस तरह से सिंगिंग एंड डांसिंग आपको यूज़ करते हुए ऑकवर्ड लग सकता है लेकिन ये सही है। तो हैव अ वेल ऑफ टाइम मीन्स कि इतना आपके पास हो कि आप बहुत सारा एंजॉय करें। हमारा दूसरा इडियम है अनसंग हीरो। अनसंग हीरो को हम इस तरह से मीनिंग लिखेंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे अ फाइटर, जिसने भरपूर योगदान दिया लेकिन वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जब हम हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे तो कुछ के नाम हो गए और कुछ पूरा बलिदान देने के बाद भी, सेक्रीफाइस करने के बाद भी बहुत कम लोगों के द्वारा जाने गए। तो यानी ऐसा हीरो जिसकी गाथा लोगों ने नहीं गाई, अनसंग हीरो। तो यहाँ पर ये इसका पूरा जिस्ट निकलता है, सार निकलता है कि जिसने बहुत बड़े सेक्रीफाइस किए हों और सब्सटेंशियल योगदान दिया हो लेकिन उसको कम लोग रिकॉग्नाइज करते हों तो वो होगा अनसंग हीरो। अगर आपने किसी फंक्शन में बहुत काम किया लेकिन आपका नाम लोगों की ज़ुबान पर नहीं आया तो यू विल बी एन अनसंग हीरो। तो अनसंग हीरो ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रहा है। तो अनसंग यानी सिंग संग, सिंग सेंग संग, तो ये थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल की तरह से यहाँ यूज़ किया है। आई होप कि आपको अच्छे से याद रह जाएगा। गो डाउन लाइक अ लेड बलून, इसका मीनिंग है, अब टोटल फेलियर नाउन फ्रेज है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर नाउन की तरह से यूज़ हो सकता है। गो डाउन लाइक अ लेड बलून, तो लाइक अ लेड बलून अगर हम कहें तो टोटल फेलियर है और गो डाउन का मतलब है आप इसको वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो आप कहेंगे टू गेट टोटल फेलियर। इसको आप किस तरह समझेंगे? आप देखेंगे कि लेड बलून, अगर बलून में हॉट एयर नहीं है तो वो ऊपर नहीं जाएगा और जैसे ही गैस ख़त्म होगी वो लेड क्या होता है? हैवीएस्ट मेटल, वो तुरंत ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा खींचेगा और तेज़ी से नीचे आता चला जाएगा। जैसे लेड का बलून गो डाउन, नीचे जाता रहता है, यानी एक लेड बलून की तरह से लगातार नीचे जाना, यानी किसी का कोलैप्स हो जाना और टोटल फेलियर हो जाना। तो यहाँ पर आप एक नया इडियम आपको अगर याद आ रहा हो तो आप लिखेंगे फॉल फ्लैट। फॉल
फ्लैट, धराशायी हो जाना। हिज प्लान फेल फ्लैट, हिज प्लान वेंट डाउन लाइक अ लेड बलून। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। गो हे वायर, गो हे वायर का मतलब होता है गो आउट ऑफ कंट्रोल, गो आउट ऑफ कंट्रोल, यानी अगर कोई चीज़ हमारे काबू से बाहर हो गई तो उसको हम हे वायर की तरह से जानते हैं। ये हे वायर क्या है? ये हे वायर पूरा एक वर्ड है। हे वायर होता है, हे भूसे को कहते हैं। वायर आप कोड या डोरी से ले लें। जब फार्मर्स लोग जो है अपने भूसे को बांधते हैं तो वो उसको रस्सी से टाइट बांधने की कोशिश करते हैं, और अगर अनफॉर्चुनेटली वो रस्सी हाथ से छूट जाए तो एकदम बहुत तेज़ी से बैक ले करके वो खुलती चली जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल आपके हाथ में नहीं आती। तो ऐसे कोई भी बेतुकी बात सोच लीजिए और लिंक कर लीजिए याद करने को। तो गो हे वायर, जैसे कि रस्सी बांधते हुए हाथ से छूट जाए और वो एकदम बैक मार करके खुलती चली जाए तो वो गो हे वायर होगा, गो आउट ऑफ कंट्रोल होगा, जो कि वर्ब की जगह पर आप यूज़ करेंगे। इसके बाद है बैक टू द सॉल्ट माइंस। तो बैक टू द सॉल्ट माइंस का जो मीनिंग होगा, इसको आप इस तरह से कहेंगे दैट यू डू नॉट वॉन्ट टू डू, या दैट वन कैनॉट वॉन्ट टू डू। वन क्यों लगाया हमने यहाँ पर? वन यू हो सकता है, ही हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कैनॉट वॉन्ट टू डू यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई काम नहीं करना चाह रहे और वहाँ से बैक ले लें, वहाँ से वापस चल दें, प्रोग्राम बदल दें, तो वो आपका क्या होगा? बैक टू द सॉल्ट माइंस। अब इसे लर्न कैसे करेंगे? ये आपका एक तरह से एडवर्ब फ्रेज की तरह से काम कर रहा है। लर्निंग इस तरह से आप करेंगे कि सॉल्ट माइंस, जहाँ नमक बनता है वहाँ बॉडी को बहुत कष्ट होता है, हाथ पैर ख़राब होने लगते हैं, स्किन थोड़ी रफ़ हो जाती है। तो वही एक काम करने की आदत थी, आपको कोई वाइट कॉलर जॉब मिला या कुछ अच्छा काम करने के लिए मिला, तो आप उस काम को ना करके आपको लगा कि मेरे को मानसिक कंफर्ट उसी के अंदर है वर्क को करने में, तो आप वापस फिर वही नमक के काम पर लौट जाएं, या जो भी निम्न स्तर का काम आप निचले दर्जे का वर्क कर रहे थे वहाँ पर लौट जाएं, तो उसे हम कहेंगे बैक टू द सॉल्ट माइंस। तो इसको हम अपने सेंटेंस में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, माई फ्रेंड लेफ्ट द जॉब ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट एंड ही बैक्ड टू द सॉल्ट माइन। अब यहाँ पर अगर हम वेंट के आगे बैक लगाते हैं तो ये एडवर्ब में जाएगा, और अगर बैक को वर्ब की तरह से लेते हैं तो ये वर्ब की तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम इज़ नो स्प्रिंग चिकन। नो स्प्रिंग चिकन का मतलब होता है अ पर्सन नो लॉन्गर, यानी जो अब नहीं है, यंग छोटा और एनर्जेटिक अवस्था में। हर आदमी अपने आप को अच्छा और यंग और क्विक दिखाना चाहता है, हेल्दी दिखाना चाहता है, तो नो लॉन्गर यंग। वे लोग जो अपनी एज को छिपाने के लिए बहुत ही आर्टिफिशियल वर्क करते हैं, तो हम उनके लिए कह सकते हैं ही इज़ नो स्प्रिंग चिकन। यानी रिलेट करके देखें तो स्प्रिंग का मतलब एक सीज़न है, मौसम है, ऋतु है, जिसमें सब चीज़ें जो हमारी नेचर है ग्रीनरी से भरी हुई होती है, लश ग्रीन होती है, और चिकन बर्ड्स उसके अंदर एंजॉय करती हैं। तो अब वो ऐसी एज में नहीं है, उसके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइफ नहीं हैं कि वो बहुत ज़्यादा उछल कूद एक्टिविटीज़ और यूथ जैसे काम करे। तो नो स्प्रिंग चिकन तो किसी की बढ़ती हुई एज को, जो अपनी यूथ को पार कर चुका है, अधेड़ उम्र में है, तो हम कहेंगे ही इज़ नो लॉन्गर यंग मीन्स नो स्प्रिंग चिकन। ब्लो समवन्स सॉक्स ऑफ, इसका मीनिंग होगा अमेज और इम्प्रेस समबडी। चौंकाना, इम्प्रेस करना, अपना असर दूसरे के ऊपर छोड़ना होता है ब्लो समवन्स सॉक्स ऑफ। यहाँ जो समवन्स है
इस someone's की जगह उसका बड़ी का नाम आएगा, जो भी पर्सन होगा, पीपल्स सॉक्स ऑफ, वीवर सॉक्स ऑफ, जो भी कुछ होगा, और बिलो आपकी यहाँ पर वर्ब है, तो यानी ये वर्ब की जगह पर हम इसको यूज़ करने वाले हैं। अब हम इसको रिलेट करेंगे। रिलेट किस तरह करेंगे कि भाई हमने चौंका दिया, हमने वाहवाही लूट ली, हमने ज़बरदस्त काम किया है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको किस तरह से देखेंगे? आप देखेंगे इस तरह से कि इतनी तेज़ी से हवा चली, इतना ज़बरदस्त इम्प्रेशन दिया सामने वाले फ़ैन ने कि सॉक्स ही पैर से निकल गए। ब्लो समवन सॉक्स ऑफ, यानी हम इतने ज़्यादा किसी से मुतासिर हुए, इतना असर हमारे ऊपर आया, इतने आकर्षित हुए कि हम सॉक्स रूपी होश खो बैठे। तो यहाँ अमेज और इम्प्रेस समबडी, तो ब्लो समवन सॉक्स ऑफ। यहाँ पर इसको हम अपने सेंटेंस में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, योर परफॉर्मेंस इन दिस एक्ट बिलीव माई क्लासमेट्स सॉक्स ऑफ। नेक्स्ट है ऑन द रॉक्स। इसका मीनिंग होगा टू बी इन द स्टेट ऑफ रूइंस, यानी बर्बादी के स्तर पर होना। रूइन मीन्स बर्बादी, बिल्कुल बिखरे हुए होना, ऑन द रॉक्स होना। अब हम इसको रिलेट करेंगे और हम देखेंगे ही इज़ ऑन द रॉक्स दीज डेज आफ्टर ही हैड स्टार्टेड हिज न्यू बिजनेस। तो कैसे कि जब उसने अपना नया बिजनेस शुरू किया तो वह अब बर्बादी के स्तर पर आ गया है। तो रॉक्स क्या होता है? निर्जन चट्टान होती हैं, वहाँ कोई पूछने वाला, देखने वाला, सुनने वाला नहीं होता, वहाँ कोई हमदर्दी दिखाने वाला नहीं होता। तो हमारा पर्पज़ होता है कि जो ईडियम का मीनिंग सेंस निकल कर के आ रहा है उससे हम कुछ रिलेट करें। और हमें अगर वीरान चट्टानों पर छोड़ दिया गया है तो हम बर्बाद हैं, हमारा ना कोई घर है ना कोई शेल्टर है। तो वी आर ऑन द रॉक्स, समबडी इज़ ऑन द रॉक्स, जब वह बर्बादी की स्थिति में हो। और ये वेयर का आंसर देता है, इसलिए एडवर्ब फ्रेज होगा। नीडल इन द हेस्टैक, इट मीन्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। डिफ़िकल्ट सिचुएशन किस तरह से? अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है और उसका हल ढूंढना है, और उसका हल इतना डिफ़िकल्ट है ढूंढना जैसे कि कोई सुई खो गई हो भूसे के ढेर में। जो हस्क होता है, जब हम हमारे गेहूं कटते हैं तो उसके जो ऊपर का कवर उतरता है और अंदर से सीड निकलता है, तो वो जो है होता है भूसा, उसके ढेर में अगर सुई गिर जाए तो बहुत मुश्किल होता है उसको ढूंढना। इट मीन्स टू फाइंड द एग्जाम्पल दैट आई have come across is very difficult as the needle in the haystack। जैसे सुई haystack में गिर गई हो, वैसे वह एग्जाम्पल जो मैंने पढ़ा था अब इन किताबों से निकालना बहुत मुश्किल है, बिकॉज बुक्स बहुत सारी हैं, पेजेस बहुत सारे हैं, और वो एग्जाम्पल कहाँ हैं ये मालूम नहीं। तो आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ईडियम की तरफ। ईडियम नंबर 46 है ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स। तो ये वर्ब है। अब इसका मीनिंग क्या है देखते हैं। इसका मीनिंग है टू क्रिएट बिगर प्रॉब्लम्स। बिगर प्रॉब्लम्स, इट मीन्स कि एक प्रॉब्लम तो पहले ही थी, लेकिन उस प्रॉब्लम को एंड करने के लिए जो सॉल्यूशन हमने निकाला वो और परेशानी का कारण बन गया। ऐसे मानो कि हमारे पास खाने को नहीं है, हम इसे रिलेट कर रहे हैं। हमने एक कैन खोली, ठीक है। कैन किसी को कहते हैं? कैन कहते हैं किसी डब्बे को, टिन को, ठीक है। यहाँ पर आप टिन भी लगा सकते हैं। और उसमें एक तो वह मात्र एक ही था, दूसरे जब खोला तो खाना ख़राब था, उसके अंदर कीड़े मकोड़े निकले। तो ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स, ये इस तरह से मान लीजिए जैसे कि परेशानी का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने ततैये या बर के छत्ते में पत्थर मार दिया हो और मुसीबत बढ़ा ली हो। टू क्रिएट अ बिगर प्रॉब्लम, ठीक है। अगर ए है तो प्रॉब्लम, नहीं तो प्रॉब्लम्स आएगा। लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल, तो इसका मीनिंग निकल करके आता है टू बी क्रेजी,
और आउट ऑफ कंट्रोल। अब हम इसे रिलेट करेंगे, किस तरह से रिलेट करेंगे? आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग द सनशाइन, दिन के दौरान जब कोई भी बैट, कोई भी चमगादड़ अपने नेस्ट से निकल कर या हिडन प्लेस से निकल कर के इधर से उधर फ्लाई करती है, तो वो बेतहाशा इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर काटना शुरू कर देती है, और ऐसे समझो कि पता नहीं कौन से हेल से निकल करके वो सेव करने की कोशिश कर रही होती है ख़ुद को, वो बहुत क्रेजीली मूव करती है। तो लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल, अगर मान लीजिए कहीं कोई फायर ब्रोक आउट हो गई और उस आग लगने वाली जगह से जो लोग निकल कर भागे वो यहाँ वहाँ बेतहाशा भागेंगे, तो हम कहेंगे दे वर रनिंग लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल। सेल अंडर फॉल्स कलर्स, सेल का मतलब होता है तैरना या नाव चलाना, फॉल्स का मतलब झूठा, कलर्स मीन्स रंग। तो यहाँ पर नाव का मतलब नाव से नहीं है, इसका मतलब है टू लिव इन डिसगाइज। टू लिव इन डिसगाइज, डिसगाइज क्या होता है? वेश बदल कर या पाखंड में, या जो हम रियलिटी में हैं उसको ना दिखाकर दूसरी तरह से जीना। कई बार हम फंक्शंस में बड़े प्रीमियम रेंज के अटायर यूज़ करते हैं, कपड़े पहनते हैं, बट रियलिटी ये होती है कि वो किसी से मांगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे यू आर सेलिंग अंडर फॉल्स कलर्स। इट मीन्स जो आप दिखाई दे रहे हैं, जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं, उनके कलर्स फॉल्स हैं। इट मीन्स वट एवर यू लुक इज़ नॉट ट्रू, ये सब झूठ है एंड शो ऑफ है। बी होम एंड होस्ड का मतलब है finished or completed some work quickly, किसी काम को सक्सेसफुली एंड क्विकली बहुत जल्दी से पूरा कर लेना। अब हम ये बी वर्ब है और ये टू हैव हम इन्फिनेटिव की तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हैव वर्ब हुआ। तो बी होम एंड होस्ड, सबसे पहले इसे समझते हैं। होम माने घर आ जाना, काम निपटा घर आ गए। एंड होस्ड का मतलब क्या होता है? वैसे तो होज पाइपलाइन को कहते हैं जो गैस को कनेक्ट करती है। इट मीन्स कि हमारे घर की सारी चीज़ें सब सही चल रही हैं और हम लौट कर घर पर आ गए, कोई टेंशन नहीं बची। इट मीन्स हमने अपना सारा काम आज का पूरा कर लिया। अब हम इसको इस तरह से समझेंगे, आप किसी वर्क को करने के लिए गए थे और उसको बहुत जल्दी फिनिश करके आपने अपने कदम पीछे किए और वर्क डन हो गया। तो यू आर होम एंड होस्ड आफ्टर योर वर्क ऑफ द डे, आपने अपना काम पूरा कर लिया। नेक्स्ट है अनटिल द काउ कम्स होम। इसका मीनिंग होता है कि आप जिस काम को भी करना चाहते हैं उसे आपको काफ़ी लंबा समय लगेगा। इट मीन्स आपके फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसका मतलब होता है कि किसी काम के होने में अभी समय है, या इस तरह भी कहा जा सकता है कि आपके पास इतना समय है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इसका मतलब ये निकल कर आता है, यहाँ से देखें, अंटिल द काउ कम्स, यानी जब तक गाय आए आपके घर पर आपके पास काफ़ी समय है। अगर आप कोई चीज़ कुक कर रहे हैं तो आपके पास 2 घंटे का समय है। अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास 3 घंटे समय है। तो उस लॉन्ग ड्यूरेशन को फ्यूचर में बताने के लिए हम कहेंगे यू कैन डू दिस वर्क अंटिल द काउ कम्स होम। इसको आप रिलेट ऐसे करेंगे कि आप कहेंगे कि भाई अभी ग्वाले अपनी गायों को लेकर बाहर गए हैं और वो शाम संध्या समय तक वापस लौट करके आएंगे। आपके पास काफ़ी समय है किसी को करने के लिए। आई थिंक कि आज के इस पार्ट में आपको जो इडियम्स बताए गए वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इस तरह से और दूसरे इडियम्स को लर्न करने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह की दूसरी वीडियोज़ में।